नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह यादव अपने YouTube चैनल वैष्णवी क्लासेज बाई अमरजीत सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज यह हमारी वीडियो वृद्धि एवं विकास सिद्धांत से संबंधित दूसरी वीडियो होगी। और पहले वीडियो में हमने विकास के सिद्धांत की चर्चा किया था और विकास के सिद्धांत की चर्चा हमने यहाँ तक 5 नंबर तक सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया के सिद्धांत तक चर्चा कर लिए थे। लेकिन आज पुनः एक बार आपको यह 5 सिद्धांत तो सरसरी निगाह से हम वर्णन करते हैं, लेकिन 5 के आगे जो 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो सिद्धांत हैं इनका सविस्तार से हम लोग वर्णन करेंगे। पहले इसमें ही देख लेते हैं। पहले जो निरंतरता का सिद्धांत था, यह निरंतरता का सिद्धांत यह बताता है कि जो विकास की जो प्रक्रिया है जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह सिद्धांत बताता प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट कि जो निरंतरता का सिद्धांत यह बताता है कि जो विकास की प्रक्रिया है यह जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, परंतु कोई भी विकास अचानक या एकाएक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इस सिद्धांत में हम लोग ने पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं अच्छे से। व्यक्तिगतता का सिद्धांत या व्यक्तिगतता का सिद्धांत यह कहता है कि जो भी विकास है, शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे चारित्रिक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो, कभी भी 2 लोगों का जो विकास एक समान नहीं होता। सभी लोगों में विकास की दर एक दूसरे से सदैव भिन्न है, यह बताता है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। यह दूसरा सिद्धांत बताता प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, मतलब एक ही माता पिता की संतान है, फिर भी वंशानुक्रम और वातावरण की भिन्नता के कारण कभी भी यह एक समान नहीं हो सकते, यह सदैव एक दूसरे से भिन्न होंगी। परिमार्जिता का सिद्धांत बताता है जो विकास है दोनों रूपों में होता है, एक सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। और विकास यदि नकारात्मक रूप में हो रहा है तो शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा हम उसे बदल सकते हैं, अर्थात विकास की प्रक्रिया एक सुधारात्मक प्रक्रिया, यह बताता परिमार्जिता का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत, ये आगे चलते विकास क्रम का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी विकास हो एक निर्धारित क्रम का पालन करता है। अर्थात प्रश्न भी आया था इससे कि विकास होता है, तो याद रखिएगा यह सिद्धांत बताता है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है। अर्थात विकास क्रम के सिद्धांत में कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में चलता है। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत यह है कि सबसे पहले बच्चा सामान्य प्रतिक्रियाएं करता है, फिर उसके बाद तो विशिष्ट प्रतिक्रियाएं करना प्रारंभ करता है। छोटे बच्चों को आप देखे होंगे, सामान्य प्रतिक्रिया में पहले जब छोटा बच्चा होता है तो पहले कुछ भी वस्तु अगर पाता है तो मुख में रख लेता, हाथ से उठाएगा, ईंट पत्थर कंकड़ पेपर कुछ भी अगर मिल जाए तो वह मुख में रख लेता है। फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो केवल खाने वाली वस्तु को ही मुख में रखता है। तो अर्थात जो इससे यह सिद्धांत यह बताता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया की तरफ चलता है। अब यहाँ से जो 6 नंबर पर है, इस से हम विस्तार से आपको यहाँ वर्णन करेंगे। हमारे विकास एवं वृद्धि से संबंधित जो सिद्धांत हैं, ये सामान्य सिद्धांत, वह सिद्धांत की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वीडियो हमने जारी किया था, वहाँ सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत तक वर्णन हमने किया है। अब आगे चलते हैं केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत हमें क्या बताता है? केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत जो, अब आगे चलते हैं, पहले देख लें कि केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत या देखिए केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। और इंग्लिश में अगर कहा जाए केंद्र से निकट दूर के सिद्धांत को तो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट,
डिजिटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास का केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत क्या कहता है, अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। यह सिद्धांत बताता है कि जो विकास का जो केंद्र बिंदु होता है यह स्नायु मंडल होता है। स्नायु मंडल, जो विकास का जो केंद्र बिंदु होगा स्नायु मंडल, और इंग्लिश में इसी स्नायु मंडल को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। स्नायु विकास का जो केंद्र बिंदु है स्नायु मंडल कहा गया है। और गर्भावस्था में जब बच्चा होता है, डेवलपमेंट हो रहा है गर्भावस्था में, तो सबसे पहले यह सिद्धांत बताता है सबसे पहले स्नायु मंडल का विकास होगा, फिर उसके बाद उसके निकटवर्तीय भाग हृदय, फेफड़ा, और अंतिम में दूरवर्तीय भाग हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियों का विकास होता है। यह सिद्धांत बताता, नाम सही देखिए, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। तो यह कहने का सिद्धांत, यह कहने का तात्पर्य है इस सिद्धांत का कि मुख्य रूप से जो विकास की प्रक्रिया है सबसे पहले गर्भावस्था में स्नायु मंडल अर्थात नर्वस सिस्टम का विकास होगा, फिर नर्वस सिस्टम के विकास के फलस्वरूप उसके निकटवर्ती भाग होंगे हृदय, फेफड़ा और लंग्स, फिर अंतिम में दूरवर्तीय भाग देखें तो हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियों का विकास होता है। अर्थात जो विकास है सदैव केंद्र से निकट दूर के सिद्धांत का पालन करता है। यही सिद्धांत बताता है, केंद्र से निकट दूर का ही सिद्धांत, कि सबसे पहले बच्चा सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक यहाँ से भी समझना है, सूक्ष्म गतिक कौशल को सीखता है, सूक्ष्म गतिक कौशल को सीखता है। इसके बाद सकल कौशल को सीखने का प्रयास करता है। सूक्ष्म गतिक कौशल में बालक का बस केवल पहले सर्वप्रथम एक शरीर का एक भाग कार्य करेगा तो वह सूक्ष्म गतिक कौशल होंगे, और जिसमें शरीर के पूरे अंग अगर कार्य करते हों तो यह सकल गतिक कौशल होंगे। तो सबसे यह केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत बताता है कि सबसे पहले जो बच्चे का सूक्ष्म गतिक कौशल होता है अर्थात ऐसी क्रिया को सीखता है जहाँ पर सबसे पहले बच्चे का एक अंग काम करे, फिर उसके बाद ऐसी क्रिया को सीखता है जहाँ पर बच्चे का पूरे शरीर का अंग काम करें। जैसे तैरना है तो तैरना है पूरे शरीर का अंग काम करता है, या कलम पकड़ने में एक अंग शरीर का काम कर रहा है। तो यह सिद्धांत बताता केंद्र से निकट कि पहले एक अंग कार्य करने वाले कार्य को पहले बच्चा करेगा, फिर ऐसा कार्य करेगा जिसमें पूरे शरीर को कार्य करते। तो इसमें अगर चित्र के माध्यम से अगर समझते हैं कि केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, तो यह देखिए, यह मुख्य रूप से एक यहाँ यह देखें तो यह सिद्धांत बताता है कि जो यह मुख्य रूप से जो विकास की प्रक्रिया है ऐसे चलती है, ऐसे विकास की प्रक्रिया, यह स्नायु मंडल केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु से यह भाग केंद्र से सदैव दूर की तरफ विकास की प्रक्रिया चलती है। यही नाम से ही स्पष्ट है कि केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत जो विकास की प्रक्रिया है केंद्र से हो करके दूरवर्तीय भागों तक चलती है। 3 क्वेश्चन हैं यहाँ से प्रमुख रूप से। यह कौन सा विकास का सिद्धांत है जिसमें बच्चा सूक्ष्म गतिक कौशल के बाद सकल गतिक कौशल को सीखता है? तो याद रखिएगा केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। अगला इसी टॉपिक से अगर इस सिद्धांत से अगर क्वेश्चन होगा तो किस सिद्धांत के अनुसार विकास का केंद्र बिंदु स्नायु मंडल को माना गया है, तब भी केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत सही होगा। कौन सा सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले बच्चे में स्नायु मंडल का विकास होता है, फिर उसके बाद उसके दूरवर्तीय भागों का विकास होता है? तो यही सही होगा, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। तो यह हमारा केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, यह 6वें नंबर पर जो सिद्धांत रहा केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, और यह सिद्धांत समझे, और उम्मीद है कि आपको यह सिद्धांत भी पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। फिर आगे हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या, आगे इसमें मुख्य रूप से देखें केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत यहाँ वर्णन के लिए। अब हम लोगों का अगला जो सिद्धांत है मस्तकाधोमुखीय सिद्धांत। तो मस्तकाधोमुखीय सिद्धांत की बात करते देखते हैं। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत,
मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, या एक नाम और है सिर पदाभिमुख, सिर पदाभिमुख सिद्धांत, सिर पदाभिमुख सिद्धांत। और इसी सिर पदाभिमुख सिद्धांत नाम से ही स्पष्ट है, आया भी था प्रश्न, कौन सा सिद्धांत बताता, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि जो विकास की प्रक्रिया है वह सिर से पैर की तरफ चलती है। यही सिद्धांत है, याद रख, देख नाम से ही देखिए, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत या सिर पदाभिमुख, सिर पदाभिमुख सिद्धांत। और इंग्लिश में अगर कहें तो सेलिएलो कैंडल प्रिंसिपल्स, सेल्यूलो कैंडल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। यहाँ पर देखेंगे मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, इससे बहुत, यह दो ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जितने विकास के सिद्धांत बताए। एक सिद्धांत था केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, जो पिछली बार ही सीटेट में प्रश्न बने थे इससे, और यह मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, यह भी जो इससे भी संबंधित हमेशा क्वेश्चन बन रहा है। तो यह सिद्धांत बताता है कि गर्भावस्था में जो विकास की जो प्रक्रिया जब चलती है तो वह विकास की प्रक्रिया मुख्य रूप से पहले सिर का विकास होता है, पहले सिर का विकास होगा, पहले सिर का विकास होने के फलस्वरूप तो उसके अन्य अंगों का विकास होता है। अर्थात जो विकास की प्रक्रिया है सिर से प्रारंभ होकर के पैरों की तरफ चलती है। अगर इसी रूप को देखें तो विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की तरफ, देखें ना, सिर से पैर की तरफ चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सा सिद्धांत बताता? तो यह सिर पदाभिमुख सिद्धांत, या इसी को कहते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जो विकास की जो प्रक्रिया है यह ऊपर से नीचे की तरफ, इसको यह भाग ऊपर कह रहा, ऊपर से नीचे की तरफ चलने वाली प्रक्रिया है। अगर यह मुख्य रूप से फिगर के माध्यम से अगर देखा जाए तो एक बार पुनः फिगर बनाते हैं, इसका ध्यान से सुनिएगा। जो यह देखें, जो विकास की जो यह प्रक्रिया, जो विकास की जो प्रक्रिया बता रहा है, यह सिर से पदाभिमुख, यह सिर है और अन्य, तो यह जो विकास की प्रक्रिया इधर से, यह ऊपर से नीचे की तरफ, सबसे पहले यह देखिए सिर, सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर इसके बाद इसके अन्य अंग और अंतिम में पैरों का विकास होगा। अर्थात जो विकास की प्रक्रिया है वह सिर से पैर की तरफ होती है। और जस्ट इसी में यही फिगर हो, और उसमें जो पीछे हम लोग सिद्धांत पढ़े केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, तो उसमें यह केंद्र और इधर की तरफ, यह इधर केंद्र से निकट दूर के सिद्धांत यह, और मस्तकाधोमुखी सिद्धांत में सिर से पैर की तरफ या विकास की प्रक्रिया ऊपर से नीचे की तरफ होती है, ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। यह देखिए प्रश्न भी आया था, इससे जो प्रश्न भी आया था कि जो विकास की प्रक्रिया होती है, विकल्प दे सिर से पैर की तरफ, पैर से सिर की तरफ, अंश से पूर्ण की तरफ, पूर्ण से अंश की तरफ। तो इसमें सही था सिर से पैर की तरफ। एक और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की तरफ चलती है? जो विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की तरफ चलती है, तो याद रहे यही है मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। यह मस्तकाधोमुखी सिद्धांत बताता है कि जो विकास की प्रक्रिया है ऊपर से नीचे की तरफ या सिर से पैर की तरफ चलती है। अब अगले सिद्धांत की हम लोग चर्चा कर लें। अगले सिद्धांत में यह देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। 8वें नंबर का जो सिद्धांत है वह एकीकरण का सिद्धांत है। एकीकरण के सिद्धांत में अब 8वें नंबर का सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। कभी कभी तो वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से प्रश्न आ जाता कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है,
कई बार हमने देखा है प्रश्न पत्रों में यह भी था कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकल्प भी दिया रहेगा, सृजनात्मकता के विकास का सिद्धांत, परस्पर एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो यहाँ पर सृजनात्मकता का कोई भी विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यह आपको 11 जो सामान्य सिद्धांत है, 11 सामान्य सिद्धांतों को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। नाम और प्लस हर सिद्धांत में क्या विशेष बातें कही गई हैं। यह एकीकरण का सिद्धांत अगर बात करें और प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, देखें इंग्लिश में अगर देखें तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या एकीकरण का सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन यह सिद्धांत बताता है कि सबसे पहले बच्चा अपने संपूर्ण अंगों पर नियंत्रण करना सीखता है, इसके बाद अंग के भागों पर नियंत्रण करता है। यह कहने का तात्पर्य एकीकरण का सिद्धांत कि सबसे पहले जो बच्चा होगा जो विकास की प्रक्रिया में, तो सबसे पहले बच्चा अपने संपूर्ण अंगों पर नियंत्रण करेगा। आप व्यवहारिक जीवन में आप देखे होंगे, एकदम नवजात शिशु को अगर आप लेते हैं तो अगर आप गोद में लेते हैं तो बच्चा का अगर मूड़ी नीचे चली गई, सिर नीचे चला गया तो वह सिर नीचे ही पड़ा रहेगा, एक हाथ नीचे चला गया तो हाथ नीचे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर मुख्य रूप से बच्चा असहाय प्राणी के रूप में है। और जैसे परिपक्व होता है तो यह विकास की प्रक्रिया जब, अर्थात शारीरिक विकास की प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो वहाँ पर जब परिपक्व होगी उसकी मांसपेशियाँ, तो वह सबसे पहले अपने संपूर्ण अंगों पर नियंत्रण करना सीखेगा, फिर अंग के भागों का। अगर जैसे उदाहरण में अगर देखा जाए तो संपूर्ण अंग में देखिए यहाँ यह पूरा एक संपूर्ण अंग है। जैसे हाथ कहा जाए तो हाथ एक संपूर्ण अंग है। सबसे पहले बच्चा जो होता है पूरे हाथ पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर अंतिम में हाथ के भाग जैसे अंगुलियों पर नियंत्रण करता है। यह कौन सा सिद्धांत बता रहा है? तो एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले बच्चा अपने संपूर्ण अंगों पर नियंत्रण करता है, फिर उसमें अपने अंगों के भागों पर नियंत्रण करना सीखता है। उदाहरण में भी बता दिए कि जैसे हाथ जो है, यह हाथ एक संपूर्ण अंग है, हाथ यह जो है यह पूरे संपूर्ण अंग है। फिर हाथ के भाग या देखिए अंगुलियां हाथ के भाग हैं। तो सबसे पहले एकीकरण के सिद्धांत में सबसे पहले बच्चा अपने संपूर्ण अंग पर नियंत्रण करना सीखेगा, फिर अंग के भागों पर नियंत्रण करना सीखता है। सबसे पहले संपूर्ण अंग पर नियंत्रण करेगा, फिर अंग के भागों पर नियंत्रण करता है। कौन सा सिद्धांत बताता है? एकीकरण का सिद्धांत। प्रश्न का स्वरूप भी समझ लेंगे कि किस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने विकास की प्रक्रिया में संपूर्ण अंगों पर नियंत्रण करता है, फिर अंग के भागों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो सही हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे जो अगला जो सिद्धांत है परस्पर शब्द का 9वें नंबर पर जो है सिद्धांत परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत की बात करें यहाँ पर परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत यह कह रहा है परस्पर संबंध का सिद्धांत में प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। यह देखें अगर इंग्लिश में अगर देखते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि वर्तमान समय में आप अंग्रेजी जो शब्द यह हैं, अंग्रेजी में जो भी चीज़ें इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हिंदी के नाम बार बार बदल जाते हैं, हर बार हिंदी के नाम बदले हुए मिलेंगे, लेकिन अंग्रेजी वर्ड सदैव एक ही रहेगा।
इसमें आपको किसी भी प्रकार से अगर कहीं भी संशय हो, और दिया भी रहता है प्रश्न पत्र के निर्देशांक में, अगर देखेंगे तो दिया रहेगा कि प्रश्न पत्र अंग्रेजी हिंदी दोनों में है। अगर कोई भी कमी आती है दोनों लैंग्वेज में तो सदैव इंग्लिश ही मान्य होगा। तो आप हमेशा यह इंग्लिश वर्ड पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हिंदी पर फोकस करेंगे तो हिंदी के नाम बार बार बदल करके आ जाते हैं, इसलिए इंग्लिश के नाम पर फोकस करिए, कभी भी गलतियां नहीं होंगी। परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत अर्थात विकास का यह सिद्धांत बताता है कि जो भी विकास है, चाहे वह शारीरिक विकास है, चाहे मानसिक विकास है, चाहे आध्यात्मिक विकास है, कोई भी विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, सभी विकास परस्पर रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जितने भी विकास हैं सभी विकास परस्पर रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रश्न भी आया था कि विकास एक अव्यवस्थित प्रक्रिया है, यह गलत है। विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, व्यवस्थित प्रक्रिया है विकास, और सभी विकास परस्पर रूप से एक दूसरे पर निर्भर होता है। जितने भी विकास हैं सभी विकास परस्पर रूप से एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और परस्पर जितने भी, और एक प्रश्न और है, जितने भी विकास है सभी विकासों में सबसे मुख्य विकास कौन सा है, तो शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, जितने भी विकास हैं सभी विकासों में सबसे मुख्य विकास क्या है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का मतलब ध्यान समझते रहेंगे। शारीरिक विकास का मतलब अगर बच्चा जन्म लिया, बच्चे की हड्डी बढ़ रही है, मांसपेशियों का वजन बढ़ रहा है, तो यह जान जाए कि शारीरिक विकास है। आप व्यवहारिक जीवन में आप देखे भी होंगे कि एक बच्चा की जैसे हड्डी बढ़ रही है, मांसपेशियों का वजन बढ़ रहा है, तो बच्चा क्या है, क्यों है, कब है, कैसे इत्यादि प्रश्न भी वह करने लगता है। अर्थात जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ रही है वैसे वैसे क्या, क्यों, कब, कैसे इत्यादि प्रश्न करके अपनी जिज्ञासाओं का शांत कर रहा था, अर्थात उसका मानसिक विकास भी हो रहा है। जब एक बच्चा आत्मकेंद्रित रूप में रहता है, आत्मकेंद्रित भावना में रहता है, अपने ही विचार को सर्वोपरि मानता है, वहीं बच्चा जब बड़ा होता है तो पास पड़ोस के बच्चों को भी बुला करके एक साथ खेलना पसंद करता है, अर्थात उसका सामाजिक विकास हो रहा है। फिर बच्चा बड़ा होता है जैसे जैसे, तो वह यह क्या है, क्यों है, कब, कैसे के साथ साथ क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका भी निर्णय लेने लगता है, तो अर्थात नैतिक विकास। अर्थात यह कहने का तात्पर्य कि जितने भी विकास हैं सभी विकास परस्पर रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। और कौन सा सिद्धांत बताता है, तो परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है जितने भी विकास हैं सभी विकास परस्पर रूप से एक दूसरे पर निर्भर है। और याद रखिएगा कि विकास एक स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है, यह कथन इम्पोर्टेंट है। वर्तमान समय में ज़्यादातर प्रश्न कथन और निष्कर्ष के रूप में आ रहे हैं, या वर्तमान समय में ज़्यादातर जो प्रश्न है वो कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड। पिछली बार आप देखिएगा पेपर, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड, ज़्यादातर प्रश्न ऐसे आ रहे हैं। कथन फर्स्ट भी देगा कि सभी विकास परस्पर रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं, कथन सेकेंड भी देगा विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर विकल्प बनाएगा, कथन ए सत्य है, दो गलत है, ए और दो दोनों सत्य हैं, दोनों गलत हैं, तब प्रश्न आप जान जाए कि दोनों सत्य है। ऐसे प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। तो कौन सा सिद्धांत बताता है कि सभी विकास परस्पर रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं, स्वतंत्र न होकर के सदैव एक दूसरे पर निर्भर हैं? तो याद रखिएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है कि जितने भी विकास हैं सभी विकास परस्पर रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। फिर आगे आ जाए 10वें नंबर पर देखें, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। 10वां नंबर समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या बता, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इंग्लिश में अगर कहें तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न।
प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। यह कह रहा कि समान प्रजाति के विकास के प्रतिमान समान होते हैं। यह देखें समान प्रतिमान का सिद्धांत, मानव प्रजाति के विकास का प्रतिमान समान होगा, पशु प्रजाति के विकास का प्रतिमान समान होगा, पक्षी प्रजाति के विकास का प्रतिमान समान होगा। अर्थात कोई भी प्रजाति हो उसके विकास का प्रतिमान सदैव समान होता है। अगर मानव प्रजाति को ले लें तो वह मानव, चाहे भारत में मानव का बच्चा हो, मनुष्य का बच्चा हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे जापान में हो, चाहे अमेरिका में हो, हर स्थान पर एक निश्चित प्रतिमान होगा, विकास का एक निश्चित प्रतिमान होगा। वह जो भी विकास हैं सभी विकास का एक निश्चित प्रतिमान का पालन करते हुए आगे बढ़ेगा। यही सिद्धांत बताता है कि पशु पशु को जन्म देगा, समान प्रतिमान का सिद्धांत, पशु पशु को जन्म देगा, पक्षी पक्षी को जन्म देगी, गाय गाय को जन्म देगी, भेड़ भेड़ को जन्म देगी। यह मतलब जैसी प्रजाति होगी वैसे संतति जन्म लेगी। अर्थात यह समान प्रतिमान, कोई भी प्रजाति अपने एक निश्चित प्रतिमान का पालन करते हुए आगे बढ़ती है। कोई भी प्रजाति हो एक अपने निश्चित प्रतिमान का पालन करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। अब आगे आ जाते हैं। अंतिम सिद्धांत है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। 11वां नंबर का समान सिद्धांत, विकास के समान सिद्धांत की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अंतिम है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब देखते हैं 11 नंबर पर वंशानुक्रम तथा वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब यहाँ पर मुख्य रूप से अगर इंग्लिश में वर्ड कहा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इंग्लिश में अगर देखें तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। जो विकास है, विकास की जो प्रक्रिया है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। कोई भी विकास है वह विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। आपको बताए थे वंशानुक्रमीय विकास की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? माता पिता के ऊपर। वंशानुक्रमीय विकास की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर है और वातावरणीय विकास की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो समाज के ऊपर है। तो यह कह रहा कोई भी विकास हो, चाहे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई, कोई भी विकास हो, यह वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अब उदाहरण के फलस्वरूप अगर हम लोग समझें इसको तो मुख्य रूप से अगर एक बीज लें, बीज ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अगर एक कोई भी बीज ले लें, धान का, गेहूं का, बाजरा का, कोई भी अगर बीज ले लें तो बीज यह किसकी देन है? वंशानुक्रम की। बीज किसकी देन है? यह वंशानुक्रम की देन है। अगर वंशानुक्रम की देन है, लेकिन अगर बीज को, कोई भी बीज हो, अगर हम धूल में फेंक दें जहाँ पर नमी न हो और पोषक तत्व न हो तो वह बीज क्या एक पौधे में परिवर्तित होगी? संभव है या नहीं? कभी भी नहीं। तो अगर एक बीज वंशानुक्रम की देन है तो इस बीज को, और याद रखिएगा, बीज को ही सुषुप्त पौधा कहा जाता है। सुषुप्त पौधा कहा जाता है। सुषुप्त पौधा है बीज। क्या है? तो एक सुषुप्त पौधा, बीज एक सुषुप्त पौधा है। सुषुप्त पौधा कहा गया बीज को। एक देखे होंगे बट वृक्ष है ना, बरगद का वृक्ष देखे एकदम छोटी सी बीज रहती है, लेकिन उस छोटी सी बीज में उतना बड़ा बरगद के पेड़ बनने की क्षमता निहित है। तो यह बीज को सुषुप्त पौधा कहा गया, लेकिन इस बीज को
एक अच्छे पौधे में परिवर्तित होने के लिए जल, वायु, ताप, मिट्टी, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। अगर इस बीज को अगर हम मुख्य रूप से ऐसे मिट्टी में जर्मिनेट कराएं जिसमें अच्छी नमी हो, वायु हो और उसमें पोषक तत्व हो, तो वह बीज पूर्ण रूप से विकसित होकर के एक पौधे का निर्माण करेगी। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि जो विकास की प्रक्रिया है यह वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अच्छे से समझने का एक दूसरे उदाहरण के रूप में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आज एक बच्चा जन्म लेता, अगर एक बच्चा कोई भी अगर बच्चा जन्म ले रहा माता पिता के द्वारा, तब जान जाइए कि यह वंशानुक्रम की देन है। अगर कोई भी बच्चा जन्म लिया तो यह वंशानुक्रम की देन है। लेकिन जन्म लेने के बाद हम उसे सोचते हैं कि एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाएं, अगल बगल पास पड़ोस का एक अच्छा वातावरण प्रदान करें। तो यही है कि बच्चा जन्म लिया तो यह तो वंशानुक्रम है, लेकिन एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाना, अगल बगल के पास पड़ोस का रहन सहन स्वभाव लोगों का, यह एक वातावरण है। अगर माता पिता भी अच्छे हों, पास पड़ोस भी अच्छा हो, विद्यालय में शिक्षक भी अच्छे हों और विद्यालय के मित्र मंडली पीयर्स ग्रुप भी अच्छी हो, तो बालक का विकास बहुत ही अच्छे रूपों में होगा। यह कौन सा सिद्धांत बताता है? तो यहाँ पर देखिए, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अर्थात यह सिद्धांत यह बताता है कि जो विकास की प्रक्रिया है केवल वंशानुक्रम के ही द्वारा नहीं, यह वातावरण के भी द्वारा प्रभावित होती है। इस प्रकार विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होती है। इस सिद्धांत जो सामान्य सिद्धांत थे विकास के सिद्धांत, एक बार पुनः पूरे विकास के सिद्धांत को हम लोग पढ़ लिए और एक बार देखते हैं कौन कौन से विकास के सिद्धांत याद कर लेंगे देख करके पूरा। पहला था निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा था व्यक्तिगतता का सिद्धांत, तीसरा था परिमार्जिता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत और मस्त का दो मुखी सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत और वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। यह पूरे 11 सिद्धांत हुए और 11 सिद्धांत को हमने 2 वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया। एक 6 तक, एक प्रथम भाग में, भाग फर्स्ट वीडियो जो हमने डाला है उसमें है, और जो 6 से लेकर के 11 तक हैं यह भाग सेकेंड में आपका वर्णन पूरा मिला है। और इससे कुछ क्वेश्चन कर लें और याद रखिएगा, वृद्धि एवं विकास एक ऐसी टॉपिक है जो सीटेट एग्ज़ाम में, सुपर टेट के एग्ज़ाम में, चाहे यूपी टेट के एग्ज़ाम में, कोई भी एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन न बने हों। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वृद्धि एवं विकास और इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। और 2 नंबर अगर पढ़ लिए अच्छे से तो 2 नंबर आप 100% सही कर सकते हैं। पिछली बार का जो प्रश्न है यही केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत था 1 to 5, 6 to 8 दोनों में, और आपको बता ही दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह 11 सिद्धांत समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद हमें उम्मीद है, हमें पूरी आशा है कि जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे आपके द्वारा गलती नहीं की जाएगी और आगे भी हमारी वीडियो आप देखते रहेंगे। और आप सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।